Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 22nd March 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, passage of gas or air from the urethra during or after voiding is called as. किसी पर्सन के द्वारा वॉइडिंग करने के दौरान या वॉइडिंग करने के बाद यूरिथ्रा से गैस या एयर एक्सपेल आउट होती है, बाहर निकलती है, तो इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए न्यूमोचूरिया, यूरेमिया, डिस्यूरिया, स्ट्रेंग्यूरी। यूरिन पास करने के दौरान या यूरिन पास करने के बाद यूरिथ्रा से एयर का पास होना क्या कहलाता है? व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी फॉर दिस कंडीशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इट इज कॉल्ड न्यूमेचूरिया। इसे हम न्यूमेचूरिया के नाम से जानते हैं। Pneumachuria is the passage of air or gas in urine. This may be seen or described as bubbles in the urine. Pneumachuria को हम यूरिन का झागदार होना, बबल्स वाला होना कह के डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जान लेते हैं कि किन कारणों में हमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। It can be due to recent instrumentation, fistula into bladder or upper urinary tract from the bowel and vaginal canal, commonly associated with the diverticulitis, malignancy or trauma, urinary diversion, renal tumor, infraction, or as in these cases, urinary tract infection with gas forming organism. यूरिन में एयर की प्रेजेंस होने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉज हैं, जिसमें सबसे पहला कॉज आता है कि अगर किसी पेशेंट को किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंटेशन यूरिथ्रा में किया गया था, उसे आपने रिमूव किया है लाइक यूरिनरी कैथेटर आदि, तो वहाँ से एयर बबलिंग हो सकती है। पेशेंट को यदि फिस्टुला हो, फिस्टुला का मतलब है एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स, तो वहाँ पर भी बबलिंग देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डाइवर्टिक्युलाइटिस, मैलिग्नेंसी, ट्रॉमा आदि के केस में भी ये हो सकता है। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है, वो भी उस बैक्टीरिया के द्वारा जो कि गैस का फॉर्मेशन करता है, तो इस सिचुएशन में भी पेशेंट में आफ्टर यूरिनेशन बबल्स देखने को मिल सकते हैं, एयर पासेस देखने को मिल सकता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा ऑप्शन में एक और टर्म दी गई थी जो है यूरेमिया। यूरेमिया क्या है? अ रेज्ड लेवल इन ब्लड ऑफ यूरिया एंड अदर नाइट्रोजिनस वेस्ट कंपाउंड्स दैट आर नॉर्मली एलिमिनेटेड बाय द किडनीज। अगर किसी पर्सन की बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट या यूरिया का लेवल बढ़ने लगे तो ये कंडीशन यूरेमिया के नाम से जानी जाती है। ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट या यूरिया का लेवल बढ़ना यूरेमिया कहलाता है। जिस जगह पर भी आपको एज अ सुफिक्स यानी किसी भी शब्द के पीछे ईमिया शब्द लगा मिले, तो आप इसे याद रख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं ब्लड की बात की जा रही है। जनरली प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं और हमारी बॉडी से इसे एक्सक्रीट आउट किया जाता है यूरिन के थ्रू बाय द किडनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो एंड पेनफुल यूरिनेशन इज कॉल्ड। अगर किसी पेशेंट को यूरिन पास करने के दौरान पेन होता है और बहुत ही स्लोली उसे वो वॉइड कर पाता है, पास कर पाता है,
तो इसे आप क्या कहेंगे? न्यूमेचूरिया, यूरीमिया, डिसयूरिया या फिर स्ट्रेंग्यूरी? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। इसे हम स्ट्रेंग्यूरी के नाम से जानते हैं। Strangury or stranguria is a symptom characterized by painful, frequent urination of small volume that are expelled only slowly, only by straining and despite of severe sense of urgency, usually with residual feeling of incomplete emptying. स्ट्रेंग्यूरी को आप स्ट्रेंग्यूरिया के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की डिजीज, इस प्रकार की कंडीशन में पर्सन को बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होती है, लेकिन जब भी वो यूरिन पास करने जाता है तो वो पूरी तरह से ब्लैडर को एम्प्टी नहीं कर पाता। बहुत ही स्मॉल अमाउंट में वो यूरिन पास करता है और यूरिन पास करने के दौरान उसे पेन होता है और यूरिन का पास भी बिल्कुल धीरे धीरे होता है। यह कंडीशन स्ट्रेंग्यूरी कंडीशन कहलाती है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डिसयूरिया क्या है तो आप बताएंगे पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन। यूरिनेशन के दौरान पेन का होना सिंपली डिसयूरिया कहलाता है, लेकिन पेशेंट को बार बार यूरिन लग रहा है, यूरिन पास करते समय वो पूरी तरह से ब्लैडर एम्प्टी नहीं कर पा रहा है, स्लोली वो वॉइड कर पा रहा है, तो इस पूरी कंडीशन को आप स्ट्रेंग्यूरी वर्ड से डिनोट करेंगे। ऐसी बेसिक टर्म्स कई बार पूछ ली जाती हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse is putting together a presentation on meningitis. Which of the following microorganism has not been linked to meningitis in human? आपको सिंपली ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से किसके द्वारा मेनिंजाइटिस डिजीज नहीं होता। एस निमोनिया के द्वारा, एच इन्फ्लुएंजा के द्वारा, एन मेनिंजाइटाइटिस के द्वारा या फिर सीएल डेफिक्सिल के द्वारा। Which is not responsible for meningitis disease? The right answer is option D. This is not responsible for meningitis condition. आइए इसके बारे में और जान लें। CL difficile has not been linked to meningitis. Clostridioides difficile, also known as C. difficile or C. diff, it is a gram-positive species of spore-forming bacteria. Clostridioides difficile एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि स्पोर फॉर्म करता है। स्पोर्स के बाद में आप जानते होंगे ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें बैक्टीरिया लंबे समय तक खुद को रख सकता है। डेफिकल इन्फेक्शन इज कंटेजियस। द बैक्टीरिया कैन स्प्रेड पर्सन टू पर्सन। दे ऑल्सो लिव लॉन्ग टाइम फॉर सरफेस सच एज टॉयलेट सीट्स, टेलीफोन्स एंड डोर नॉब्स। सी डेफिकल जो बैक्टीरिया है ये एक कंटेजियस बैक्टीरिया है, यानी ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो सकता है। ये बैक्टीरिया लंबे समय तक टॉयलेट सीट्स पर, टेलीफोन्स में और डोर नॉब्स पर भी पाया जाता है। हमारा जो मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर करोड़ बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। सो हमें इसे भी रेगुलरली साफ करते रहना चाहिए। A client diagnosed with a subarachnoid hemorrhage has undergone a craniotomy for repair of ruptured aneurysm.
Which intervention will the intensive care nurse implement? किसी पेशेंट में सब एरेक्नॉइड हेमरेज हुआ था, यानी उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हुई थी, और इस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्रेनियोटॉमी सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद एज अ नर्स आईसीयू में आप इस पेशेंट को क्या केयर देना सही मानेंगे, ये आपको सेलेक्ट करना है। आपके ऑप्शंस हैं एडमिनिस्टर अ स्टूल सॉफ्टनर बीआईडी, दिन में 2 बार स्टूल सॉफ्टनर दें, या फिर एनकरेज द क्लाइंट टू कफ आर्ली, हम इस पेशेंट को कफिंग करने के लिए कहेंगे, या फिर मॉनिटर न्यूरोलॉजिकल स्टेटस एवरी शिफ्ट, हमें इस पर्सन का न्यूरोलॉजिकल स्टेटस क्या है इसे रेगुलरली मॉनिटर करना है, या फिर मेंटेन द डोपामाइन ड्रिप टू कीप बीपी 160/90, हम इस पेशेंट को डोपामाइन ड्रिप देंगे ताकि इसका ब्लड प्रेशर 160/90 के बीच रहे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हम इस पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर एडमिनिस्टर करेंगे। दिस इज द करेक्ट केयर दैट विल गिव हियर। डोपामाइन इज अ प्रिस्क्रिप्शन medicine used to treat symptoms of low blood pressure, low cardiac output and improves blood flows to the kidney. जब भी हम किसी पेशेंट को डोपामाइन देते हैं तो डोपामाइन ड्रग पेशेंट में ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कार्डियक आउटपुट को बढ़ाता है, साथ ही साथ किडनीज तक भी ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर हम अगर पेशेंट को स्टूल सॉफ्टनर नहीं देते हैं तो पेशेंट स्टूल पास करने के लिए फोर्स जनरेट करेगा, और इस फोर्स के कारण पर्सन में सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो इस सिचुएशन में स्टूल सॉफ्टनर देना सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which medication should the nurse expect the healthcare provider to order for a client diagnosed with arterial occlusive disease? किसी पेशेंट की आर्टरी के अंदर कोई क्लॉट बन गया है, कोई ब्लॉकेज आ गया है, इसे आप आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज़ के नाम से जानते हैं। इसे ट्रीट करने के लिए आप कौन सी मेडिसिन डॉक्टर द्वारा प्रेस्क्राइब की जाएगी ऐसा अनुमान लगाते हैं। क्या उसे मसल रिलैक्सेंट दिए जाएंगे, या क्या उसे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन दी जाएंगी, क्या यहाँ पर एंटी प्लेटलेट काम करेगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यहाँ पर हम एंटी प्लेटलेट मेडिसिन देंगे। आइए इसके रैशनल को भी जान लेते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका क्लियर होना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से अक्सर क्वेश्चंस मॉडिफाई करके पूछे जाते हैं। Antiplatelets are medication that stop cells in the blood from sticking together and forming clot. जब भी हमारे बॉडी में कहीं पर इंजरी होती है तो उस इंजरी वाली साइड से ब्लड निकलता है, और इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए हमारे ब्लड में मौजूद प्लेटलेट सेल्स जो होती हैं वो इस इंजरी वाली साइड पर जाकर एक क्लॉट का निर्माण करती हैं, ब्लड के थक्के का निर्माण करती हैं, जिससे कि इस एरिया में ब्लीडिंग रुक जाती है। अब पेशेंट की आर्टरी के अंदर क्लॉट बन गया है, तो इस सिचुएशन में फर्दर क्लॉट्स इस आर्टरी में ना बने, इसके लिए एंटी प्लेटलेट मेडिसिन दी जाती हैं। एंटी प्लेटलेट मेडिसिन का काम है कि ये प्लेटलेट्स को आपस में जुड़ने नहीं देते, प्लेटलेट्स के फंक्शन को रोक देते हैं, जिससे कि क्लॉट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। अ ब्लड क्लॉट कैन लीड टू हार्ट अटैक और स्ट्रोक। ब्लड क्लॉट यदि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली किसी आर्टरी में है तो इससे पर्सन को एमआई हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। और अगर यही ब्लड क्लॉट हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली किसी ब्लड वेसल में बन जाए तो उससे पेशेंट को सीवीए या स्ट्रोक जैसी कंडीशन हो सकती है।
Aspirin is the most common antiplatelet. At a low dose, aspirin reduces inflammation in arteries. आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अच्छी और सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली एंटी प्लेटलेट मेडिसिन कौन सी है, तो आप बता सकते हैं कि एस्प्रिन है। ये एस्प्रिन को यदि लो डोज में दिया जाए तो ये आर्टरीज में आने वाली इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती है। ऑप्शन में दिया गया एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट वर्क बाय इंटरफियरिंग with blood protein to lengthen the time it takes from form a blood clot। हमने अभी डिस्कस किया था एंटी प्लेटलेट मेडिसिन जो कि प्लेटलेट के फंक्शन को रोकती हैं, जिसके कारण क्लॉट नहीं बन पाता। अब हम बात कर रहे हैं एंटी कोगुलेंट मेडिसिन। ये क्या करती हैं? एंटी कोगुलेंट मेडिसिन ब्लड में पाए जाने वाले जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, जो प्रोटीन हैं, जो कि आपस में जुड़कर क्लॉट का निर्माण करते हैं, इनकी फंक्शनिंग को रोक देती है, जिससे कि क्लॉट बनने में समय लगता है या क्लॉट नहीं बन पाता। होपफुली दिस इज क्लियर। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स प्रिवेंट्स ब्लड सेल्स कॉल्ड प्लेटलेट्स फ्रॉम क्लम्पिंग टुगेदर टू फॉर्म अ क्लॉट। Both types of drugs are effective in keeping a clot from forming or stopping the growth of clot। इन दोनों ही मेडिसिन का इस्तेमाल करते हुए हम पर्सन में ब्लड क्लॉट के निर्माण को रोक सकते हैं या फिर ब्लड क्लॉट के बढ़ने के समय को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा इंडिकेट्स वेदर द हाई क्वालिटी केयर इज बीइंग मेंटेन्ड। आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा डाटा ये बताता है कि हाई क्वालिटी केयर डिलीवर की गई है। ऑडिट, क्वालिटी इंडिकेटर्स, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर की इंडिकेटर्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, क्वालिटी इंडिकेटर्स। यहां पर हाई क्वालिटी केयर दी गई है, मेंटेन की गई है, इसे बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक लावास मीन्स। गैस्ट्रिक लावास क्या है, इसे आपको बताना है। गिविंग फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट थ्रू अ ट्यूब प्लेस्ड इन स्टमक। किसी भी पेशेंट को ट्यूब के द्वारा न्यूट्रिएंट्स या फ्लूइड को स्टमक तक पहुंचाना, या फिर इरिगेशन और वॉशिंग आउट स्टमक एक्टिविटी, पेशेंट के स्टमक को वॉश करना, या फिर इंट्रोड्यूसिंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इनटू स्टमक, या फिर रिमूवल ऑफ गैस्ट्रिक ट्यूब। The right answer is option B. It is irrigation or washing out the stomach cavity। मान लीजिए कोई पर्सन या कोई पेशेंट इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कोई पॉइजनस सब्सटेंस खाकर आ जाता है। आपको इस सिचुएशन में उस पॉइजन को उसके स्टमक से निकालना है, स्टमक को वॉश आउट करना है, तो ये प्रोसीजर गैस्ट्रिक लावास के नाम से जाना जाता है। इस प्रोसीजर में हम पेशेंट को नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब लगाते हैं, नोस्ट्रिल से इंसर्ट करके स्टमक तक एक ट्यूब डालते हैं और फिर इसके थ्रू फ्लूइड को इंसर्ट किया जाता है और फिर इसे शक किया जाता है। ये प्रोसेस कई बार रिपीट करने से जो पॉइजन पेशेंट के स्टमक में होता है वो बाहर आ जाता है और पेशेंट में फर्दर लॉस नहीं देखा जाता। दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक लावास प्रोसीजर। लावास से रिलेटेड एक और टर्म होती है जिसे हम गैस्ट्रिक गावास के नाम से जानते हैं। गैस्ट्रिक गावास क्या है? गिविंग फ्लूइड्स एंड न्यूट्रिएंट थ्रू द ट्यूब दैट प्लेस्ड इन स्टमक। आपने पेशेंट में नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब एनजी ट्यूब लगाई है और इस ट्यूब के थ्रू उसे फूड सब्सटेंस देना, न्यूट्रिएंट देना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, ये गैस्ट्रिक गावास कहलाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A nurse is administering blood to a patient who has low hemoglobin count. The patient asks how long RBC last in my body. The correct response is किसी पेशेंट में हीमोग्लोबिन कम था तो इसे आपने आरबीसी ट्रांसफ्यूज किया। अब ये पेशेंट आपसे पूछता है कि ये ब्लड या आरबीसीज मेरी बॉडी में कब तक रहेंगी, तो आप एज अ नर्स इसे क्या आंसर देंगे? 45 डेज जो इसका जीवन काल है उतने दिन, 60 डेज, 90 डेज या 120 डेज? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। आरबीसी जो है, रेड ब्लड कार्पसल्स जो हैं, इनका जीवन काल या लाइफ स्पैन 120 दिनों का होता है अडल्ट के अंदर। तो हम कह सकते हैं कि ये लगभग 120 दिन तक इसमें रहेंगी। और अगर न्यूबॉर्न के केस में आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे 80 डेज इज अ लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। दोनों ही चीज़ें प्रीवियस एग्जाम में पूछी गई हैं, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, supervisors have several roles to play. Which of the following is not among the roles a supervisor plays? क्वेश्चन को जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर हो तो बड़े ही सावधानी से रीड करना है। अगर आपने जल्दबाजी में किसी एक भी वर्ड को नहीं पढ़ा तो इससे आपका क्वेश्चन गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। आपके ऑप्शंस हैं कोच टू एम्प्लॉयज, ऑथोरिटेटिव, मेंटर टू एम्प्लॉयज, इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। इन चारों में से सुपरवाइजर का रोल कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन। होपफुली आप सभी ने सही आंसर दिया होगा इसका। सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड करते हैं, उनके कामों के बारे में बताते हैं, एज अ कोच काम करते हैं। ये अपने एम्प्लॉयज़ के मेंटर होते हैं, गुरु होते हैं। जहां उन्हें दिक्कत आती है उन्हें रास्ता दिखाते हैं। इन्फॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़, ये जिस संस्था से जुड़े हैं उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उनके क्या टारगेट्स हैं, इसके बारे में भी एम्प्लॉयज़ को बताते हैं। लेकिन याद रखिएगा, सुपरवाइज़र कभी भी ऑथोरिटेटिव फंक्शन प्ले नहीं करता है। ऑथोरिटेटिव का मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन वाले फंक्शंस, जो कि सीनियर लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, अधिकारी होते हैं, या उस कंपनी के जो ऑनर्स होते हैं, वो इस तरह के ऑथोरिटेटिव ऑर्डर्स या जिम्मेदारियों को उठाते हैं, ना कि सुपरवाइजर्स। सो ऑप्शन बी इज नॉट अ फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। आपको सिंपली बताना है कि अगर आपने अपर बीपी यानी सिस्टोलिक बीपी से डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर यानी लोअर बीपी को घटा दिया, माइनस कर दिया, तो आने वाली वैल्यू क्या कहलाती है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हम जानते हैं 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। इसे आप पल्स प्रेशर कहेंगे, पल्स डेफिसिट कहेंगे, पल्स ऑक्सीमेट्री कहेंगे, या पल्स पैराडॉक्सिस कहेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हमेशा याद रखिएगा, पल्स प्रेशर का मतलब है सिस्टोलिक बीपी में से डायस्टोलिक बीपी को माइनस कर देना। सिस्टोलिक बीपी 120, डायस्टोलिक बीपी 80, तो आने वाली जो वैल्यू होगी वो आएगी 40। तो आपसे पूछ लिया जाए कि नॉर्मल पल्स प्रेशर कितना होता है, तो आप बताएंगे 40 mm ऑफ Hg। PP इक्वल्स SBP माइनस DBP। PP इक्वल्स SBP माइनस DBP। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्सेस। रेडियल पल्स और एपिकल पल्स के डिफरेंस को आप क्या कहते हैं?
pulse pressure, pulse deficit, pulse oximetry, pulse paradoxus. The right answer is option B. It is called pulse deficit. आपने डेफिशिएंसी वर्ड तो सुना होगा. डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की कमी होना. तो डेफिशिएंसी से ही डेफिसिट वर्ड बना है. तो अगर किसी क्लाइंट के अंदर एपिकल पल्स और रेडियल पल्स दोनों अलग अलग आ रही हैं, यानी एपिकल पल्स तो ज़्यादा आ रही है लेकिन रेडियल पल्स कम आ रही है, तो ये कंडीशन पल्स डेफिसिट के नाम से जानी जाती है. और जनरली ये एट्रियल फिब्रिलेशन वाली कंडीशन में देखने को मिलती है. पल्स डेफिसिट कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ही समय पर दो नर्सेस के द्वारा एपिकल और रेडियल पल्स का असेसमेंट किया जाता है. एपिकल पल्स के असेसमेंट के लिए फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पर यानी हार्ट के एपेक्स वाले एरिया में स्टेथोस्कोप रखकर पल्स को पूरे 1 मिनट तक काउंट किया जाता है. उसी समय दूसरी नर्स पर्सन के रेडियल पल्स को असेस करती है. फिर जो इन दोनों ही पल्स को काउंट करने के बाद अगर इनमें अंतर आता है तो ये कंडीशन पल्स डेफिसिट कहलाती है, जो कि एट्रियल फिब्रिलेशन जैसी फाइंडिंग को बताती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 ounce is equals to how many teaspoons? 1 ounce कितने टीस्पून के बराबर होता है? 2, 4, 5 या 6? The right answer is option D. 1 ounce जो है वो 6 टीस्पून के बराबर होता है और 1 टी स्पून जो है 5 ml के बराबर माना जाता है. 1 टेबल स्पून जो है 15 ml के बराबर माना जाता है. तो हम कह सकते हैं कि 1 ounce जो है लगभग 30 ml का होता है. 1 ounce equals to 30 ml और 6 टीस्पून और 2 टेबल स्पून्स. Next question. A 65 years old man has been admitted to the hospital for spinal stenosis surgery. When does the discharge training and planning begin for this patient? एक 65 साल का पेशेंट जिसे स्पाइनल स्टेनोसिस सर्जरी होनी है, इस पेशेंट में डिस्चार्ज ट्रेनिंग और प्लानिंग किस समय शुरू की जाती है? फॉलोइंग सर्जरी के बाद, अपॉन एडमिट जब पेशेंट एडमिट होता है, विद इन 48 आवर्स ऑफ डिस्चार्ज होने से 48 घंटे पहले, या फिर प्री ऑपरेटिव डिस्कशन ऑपरेशन से पहले इसे निर्धारित किया जाता है. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अपॉन एडमिट. एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई भी सिचुएशन बना सकता है, लेकिन आपको हमेशा अपने कॉन्सेप्ट को बनाकर रखना है, कॉन्सेप्ट को पकड़कर चलना है. हमेशा याद रखिएगा, जब भी किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करा जाता है, उसी एडमिशन के समय से ही उसे कब डिस्चार्ज करना है, इस चीज़ की प्लानिंग शुरू कर दी जाती है. डिस्चार्ज ट्रेनिंग और एंड प्लानिंग स्टार्टेड व्हेन द पेशेंट इज गेट एडमिटेड. इसका एग्जाम्पल, जब भी आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे अपने किसी रिलेटिव को लेकर, तो आपने हमेशा डॉक्टर से जिस समय उन्हें एडमिशन करवाते हैं पूछा होगा कि सर, हम अपने पेशेंट को कितने दिन के लिए यहाँ एडमिट करेंगे, कितने दिन बाद आप छुट्टी देंगे. इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं कि जब भी एडमिशन होता है उसी समय से डिस्चार्ज कब करना है, ये लगभग तय कर लिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. पोस्टपार्टम हैमरेज इज लॉस ऑफ ब्लड विच इज मोर देन. डिलीवरी के बाद कितना ml ब्लड लॉस हो कि आप उसे पोस्टपार्टम हैमरेज के नाम से जानेंगे.
800 ml से ज़्यादा, 100 ml से ज़्यादा, 500 ml से ज़्यादा या 900 ml से ज़्यादा? The right answer is option C, 500 ml. डिलीवरी के दौरान 500 ml तक यदि ब्लड लॉस होता है तो इसे हम नॉर्मल मानते हैं। अगर ये ब्लड लॉस 500 ml से ज़्यादा हो तो ये कंडीशन पोस्टपार्टम हेमरेज कहलाती है। और पोस्टपार्टम हेमरेज पीपीएच एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम्स में बार बार अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको आज के ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।